नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी में आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार शनिवार को खत्म हो गया है। कल 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर भी रहे हैं। बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर दिया है। अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि बीजेपी सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जो काम किए हैं वो पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं। अगर इसकी तुलना 2017, 2014, 2012 या 2007 की विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी, अराजकता का तांडव देखने को मिलता था, उससे इतर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत निर्वाचन आयोग को भी कानून की राज का ये लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कारण 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और 7वें चरण का प्रचार का कार्य भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। परसों 7वें चरण का मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, यह अपने आप में कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इसे वास्तविक हकीकत में बदलने का काम भी किया है। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। हम 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। विशेष रूप से उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष परिस्थिति में भी 5 राज्यों में कोरोना के सारे नियमों को मानते हुए किस तरीके से प्रचार अच्छा हो सकता है, सक्षम हो सकता है और असरदार हो सकता है, इस बात का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को पूर्वांचल में 8 रैलियां की और एसपी की सरकार बनने का दावा किया। अखिलेश ने कहा है कि जनता बीजेपी से परेशान है और वो यूपी में बदलाव चाहती है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो यूपी के बीजेपी यानी कि यूपी से बीजेपी की विदाई हो जाएगी। जो चुनाव देखने का मौका मिला है, ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। पहली बार चुनाव हो रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि आजमगढ़ की तो हवा ऐसी चल रही है कि आजमगढ़ के लोग 10 में से 10 सीटें जिताने जा रहे हैं। ये जोश और उत्साह ये बता रहा है कि आजमगढ़ के लोग और हमारे लालगंज और दीदारगंज के हमारे कार्यकर्ता नेता इतना धुआंधार वोट डालने जा रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो धुआं उड़ाते वो थे, वो धुएं में धुआं हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में कल वोट डाले जाएंगे। 9 जिलों की 54 सीटों के लिए मतदान होगा। प्रचार थमने के बाद अब सभी पार्टियां और प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। यूपी के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव यानी कि मतदान हो चुके हैं और अब बारी अंतिम चरण की है, जिसमें कुल 613 उम्मीदवार जो हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा।
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन से वो 9 जिले हैं जहां आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे और किस किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अपनी स्क्रीन पर बताएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं, आप ये समझिए। सबसे पहले जिला आजमगढ़, विधानसभा की 10 सीटें हैं। जब बीजेपी की लहर चल रही थी उस वक्त भी ये जिला समाजवादी पार्टी के साथ था, तो क्या अब ऐसा होगा? मऊ जिले की हम बात करेंगे, 4 सीटें हैं और ये दावा किया जाता है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि खाता नहीं खुलने देंगे बीजेपी का, तो क्या ऐसा होगा? जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहां पर हर विधानसभा सीट पर आपको 40,000 यादव तो जरूर मिलेंगे, इसलिए भी बहुत मुश्किल माना जा रहा है। उसके बाद हम गाजीपुर की बात करेंगे। आपने लगातार मुख्तार अंसारी का नाम सुना होगा, यहां पर भी दावा होता है कि बीजेपी पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई है अखिलेश यादव की तरफ से। उसके बाद हम चंदौली का जिक्र करेंगे, यहां की 4 सीटें बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? क्योंकि जो ओबीसी वोटर हैं और जो दलित वोटर हैं, जो पूर्वांचल में महत्वपूर्ण है, वो बिखरे हुए हैं। जिला वाराणसी सीट 8 है। माना जा रहा है कि 4 सीटें इस जिले की भी बुरी तरह से फंसी हुई है, कांटे की टक्कर है जिस तरह से कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। और आपने देखा प्रधानमंत्री जो है कई दिनों से वहीं पर रहे। मिर्जापुर की बात करेंगे, सीटें 5 हैं। मिर्जापुर यानी कि कुर्मी वोटर अनुप्रिया पटेल को आपने सुना होगा, अपना दल में बंटवारा हो चुका है। एक दल समाजवादी पार्टी के साथ है जो मां है और अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि मेरे साथ मां है, और फिर एक तरफ अनुप्रिया पटेल। भदोही का जिक्र करेंगे, 3 सीटें हैं और यहां पर भी जिस तरह के प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो भदोही की 3 सीटों पर मतदान है। तो ये जो बची हुई सीटें हैं, दरअसल यहां पर जबरदस्त मुकाबला है। सोनभद्र का जिक्र करें, 4 सीटें हैं यहां पर। क्या ये सीटें, जो 4 सीटें हैं, जिस तरह के कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी के पास आते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के पास आते हैं। और फिर इस चरण में वीवीआईपी प्रत्याशी भी हैं, हो सकता है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं या आप जिक्र करें, लेकिन बहुत कुछ दांव पर उनका भी लगा हुआ है। नीलकंठ तिवारी, मंत्री यूपी सरकार, सबसे बड़ा नाम है इस चरण में जो इस वक्त मैदान में है, और सामने जो प्रत्याशी उतारा गया है उसने बहुत मुश्किल का चुनाव कर दिया। अनिल राजभर, मंत्री यूपी सरकार, राजभर वोट ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के पास चले गए, तो माना गया कि ये कार्ड के तौर पर काम करेंगे। कितना करेंगे, इंतजार करते हैं। अलका राय प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से हैं और आप जानते हैं राय परिवार की पूरी हिस्ट्री किस तरह से अभी अपनी सीट बचाती है। संगीता बलवंत प्रत्याशी बीजेपी, ये भी एक गाजीपुर सदर से जो है मैदान में है। अनिल मौर्य प्रत्याशी बीजेपी, अनिल मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जानते हैं। मौर्य वोट किसके साथ जाएंगे, इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अनिल मौर्य माना जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा। प्रभु नारायण यादव प्रत्याशी बीजेपी, अब यादव किसके साथ जाएंगे, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बढ़ चढ़कर वोट कीजिए, धुआं उड़ाइए। दारा सिंह चौहान प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने रैली की, बाकायदा हाथ उठाकर मंच पर कहा था कि इन्होंने बहुत सही समय पर फैसला लिया, गर्म समय पर लोहे पर हथौड़ा मारा। विजय राजभर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से, अब राजभर वोटों पर बहुत सारे सवाल हैं, तो क्या विजय राजभर जो हैं, जो राजभर वोटर हैं, ओम प्रकाश राजभर जो दावा करते हैं उसे हमें कहें कि खत्म करेंगे। प्रत्याशी बीजेपी अब्बास अंसारी, विधानसभा मऊ सदर, अब्बास अंसारी बहुत ज्यादा चर्चा में है, पता चुनाव लड़ने वाले थे, नहीं लड़ पाए। अब्बास अंसारी मैदान में आए हैं और अपने एक वीडियो के जरिए अभी चर्चा में आए थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो वीवीआईपी सीट्स हैं वो हमने आपको बताई हैं। तो 7वें चरण में कई बाहुबलियों की अगर हम बात करें, वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस चरण में सुशील सिंह, धनंजय सिंह, दुर्गा यादव, रमाकांत यादव, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, अभी हमने जिक्र किया, भतीजा सुहैब अंसारी और विजय मिश्रा की किस्मत का फैसला भी होना है। तो ये 7वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ चुनाव के लिहाज से, बल्कि आप ये देखिए कि बाहुबल का भी एक बहुत बड़ा एक किस्से हैं वहां पर पूर्वांचल में, वो भी यहां पर नजर आएंगे। सातवें चरण में जौनपुर की मल्हनी सीट पर भी महासंग्राम हो रहा है। यहां से बाहुबली धनंजय सिंह जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लकी यादव से उनका मुकाबला है। ये सीट काफी चर्चा में है। करहल के बाद ये दूसरी सीट है जहां मुलायम सिंह यादव खुद प्रचार करने गए थे और लकी यादव के पिता मित्र थे मुलायम सिंह यादव के, और वो जो मित्रता होती है, जो एक आप ये समझिए जो उसूलों की राजनीति होती है, उसकी मिसाल नजर आई। अब लकी यादव का जब हम जिक्र करते हैं, वो इस सीट को बचा पाते हैं नहीं, बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने खुद उनके लिए प्रचार किया है।
सोनभद्र में शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। उन्होंने सोनभद्र की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया। कहा 10 मार्च को बीजेपी की सरकार जाने वाली है। यूपी में महंगाई बड़ा मुद्दा है। किसानों के साथ जो धोखा हुआ बीजेपी सरकार ने जो किया है, किसान वोट करते हुए उसे भुला नहीं सकेंगे। सवाल तो ये है 1000 रुपये सिलेंडर की कीमत क्यों है। सवाल तो इस बात का भी है कि हमारे बहनों के आप लूटी क्यों जा रही है। सवाल तो ये भी है कि इसी सोनभद्र जिले में 11 आदिवासी के सीने में गोलियों से छलनी क्यों कर दिया गया। सवाल तो ये भी है कि लखीमपुर खीरी में किसान जब समर्थन मूल्य मांग रहे थे तो उसकी छाती में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने घड़ी चढ़ा दी। इसका न्याय कौन देगा। सवाल तो ये भी है। खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां ट्रॉनिका सिटी में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया है। महिला और एक बेटे की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति की बीमारी से परेशान थी, तो तनाव एक बहुत बड़ा कारण रहा जब इस महिला ने परेशान होकर ये कदम उठा लिया। 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर, पति की बीमारी से इस कदर ये महिला परेशान हो गई कि इसने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। 2 बच्चे क्रिटिकल हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।